हेलो। ये दूर हो जाता। हाथ में लेके ये टी शर्ट पहनता हूँ। हाँ, शर्ट पहन। हाँ, ये नहीं लगाओ, यहीं लगाओ। अभी अभी जाएगी जाएगी। आगे उसी कंसीडर एग्जाम्पल में लिखो, कंसीडर वेक्टर स्पेस वेक्टर आर टू ओवर आर, यानी वी की जगह आर टू है और फील्ड की जगह एफ आर टू ओवर आर। लेट डब्ल्यू बी लाइन पासिंग origin and the point 1 1। अब 1 1 2 2 3 3 कुछ भी लिख सकते हो। दो पॉइंट से लाइन पास करती है। डब्ल्यू बी ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 एंड 1 1। आपका आपका 0 0 ओरिजिन, और ये वन डिस्टेंस यहाँ, वन डिस्टेंस यहाँ, तो ये आपका 1 1 0 0 और 1 1 से पास होने वाली ये लाइन। इस लाइन के देन लाइन भी, लाइन ये मतलब ये लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सब स्पेस होता है। और तो सेट वाइज क्या लिखोगे, डब्ल्यू इक्वल टू लाइन के आंसू है एक्चुअली में क्या है, वाई 0 0 1 1 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका आप लोग जानते हो ना। लाइन बहुत तरीके हैं। लाइन बेसिकली वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है ना, वाई इक्वल टू एक्स लाइन। दिस मीन्स डब्ल्यू को, अगर आप ये लिख रहे हो डब्ल्यू बी ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 1 1, दैट मीन्स डब्ल्यू इज दिस लाइन वाई इक्वल टू एक्स लाइन। तो इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स वाई ऐसे सारे पॉइंट आर टू के, तो ज्योमेट्रिकल में बोल रहा, हर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एक सेट है, हर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एक सेट है। तो इस डब्ल्यू को सेट वाइज जब लिखोगे, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई फ्रॉम आर टू। अब आर टू में तो सारे पॉइंट हैं, ये आपका आर टू है पूरा प्लेन, आर टू में तो सारे पॉइंट हैं। अब आर टू के वे पॉइंट ले रहे हो एक्स वाई फ्रॉम आर टू, सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, कंडीशन एक्स इक्वल टू वाई। क्योंकि आर टू में तो तमाम, अभी आपसे मैं पूछूं 1 2 क्या डब्ल्यू में आएगा, इस शर्त लगा दिए हो, ये कंडीशन है डब्ल्यू की। डब्ल्यू में आर टू के वही पॉइंट आएंगे कि एक्स बराबर क्या हो, वाई। और यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये डब्ल्यू में नहीं आएगा। मतलब केवल ये लाइन, यानी जो आप ये डब्ल्यू लिखे हो, तो आप ये डब्ल्यू लिखे हो एक्चुअल में, तो ये लाइन आपकी वाई इक्वल टू एक्स, आपको डब्ल्यू वाई इक्वल टू एक्स लाइन, डब्ल्यू ओनली दिस कैन राइट री राइट एज
जब एक्स वाई के बराबर है तो वाई की जगह भी एक्स रख सकते हो, तो एक्स कामा एक्स, और जहाँ एक्स वेरी कर रहा है आर के ऊपर, वाई की जगह भी एक्स लिख लिया। यानी इस डब्ल्यू में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो, एक्स कामा एक्स टाइप ही आएंगे। जहाँ एक्स वेरी कर रहा होगा रियल नंबर पे, एक्स वेरी कर रहा होगा रियल नंबर पे। दिस इज सब स्पेस ऑफ, दिस इज सब स्पेस ऑफ वी, और वी इज R2, दिस इज सब स्पेस ऑफ R2। आप आपको पहले से बताया जा चुका है कि अगर ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये ब्लैक कलर की लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, वो R2 का सब स्पेस होगा। मीन्स W जो है वो R2 का सब स्पेस है। प्रूव करने मत बैठ जाना है, ये आप जानते हो पहले से। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन ही तो W है, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसलिए R2 का सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ R2। अब इस सब स्पेस के लिए आपका टारगेट है, वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out W डैश स्पेस ऑफ R2, यानी R2 का इस सब स्पेस के लिए एक सब स्पेस W डैश फाइंड आउट करना है R2 का, सच दैट जो R2 हो वो W और W डैश का डायरेक्ट सम हो। क्या आपका काम है W डैश निकालना। तो टारगेट इज W आपको दिया गया है, R2 दिया गया है वेक्टर स्पेस, W डैश निकालना। ऐसे सवाल पूछे W डैश फाइंड आउट करना, वो प्रूफ में जिस तरह से प्रूफ किए हो वो प्रूफ सवाल लगाने का तरीका भी है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि तो प्रूफ में जाके देखो, सबसे पहले W की आप बेसिस लियो PW, फिर उसको एक्सटेंड किए हो P की बेसिस में, वेक्टर स्पेस की बेसिस में, फिर वही काम यहाँ भी तो करोगे। तो जो प्रूफ इसलिए कहना, प्रूफ इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आपको आना चाहिए क्योंकि प्रूफ एक तरीका भी देता है आपको सवाल लगाने का। उस प्रूफ में यही दिया गया है कि जब W डैश बनाया गया था तो W की एक बेसिस लिखी, पहले W की एक बेसिस लिखी, फिर उसको एक्सटेंड किए थे P के बेसिस में, वेक्टर स्पेस की बेसिस में, ठीक है। और एक्सटेंड करने के लिए जो वेक्टर ऐड किए थे, जितने वेक्टर ऐड किए थे उसी से जनरेट होने वाला सब स्पेस आपका W डैश था, याद है कि नहीं ना। जब एक्सटेंड कर रहे थे W की बेसिस को, जो वेक्टर ऐड ऑन कर रहे थे उन्हीं वेक्टर से जनरेट होने वाला सब स्पेस आपका क्या था, W डैश। क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको W डैश निकालने के लिए W की बेसिस निकालना होगा, W की बेसिस। नेचुरल बेसिस W की क्या बनेगी, तो नाउ W इक्वल टू आपका है क्या, एक्स 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 वेरीज ओवर R। कैन राइट दिस, तो आप लिख सकते हो एक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1, 1, एक्स बिलोंग्स टू R। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसलिए लिख रहे हो क्योंकि R2 जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस है उसकी फील्ड भी R है। आप वेक्टर स्पेस क्या लेके चल रहे हो, R2 ओवर R, और x आपका क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब x आपका इसी R का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। ये फील्ड का एलिमेंट और ये R2 का एलिमेंट, ये जो आपका ये फील्ड का एलिमेंट और फील्ड यहाँ आपका R है, और ये जो है ये आपका V का एलिमेंट और V यहाँ R2 है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा। इस x को दे सकते हो x स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1, 1। अब फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनेशन क्या कहती है, x अंदर हो जाएगा और फिर आपका यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू कैन राइट दिस। यहाँ से आपको पता चलता है, यहाँ से आपको पता चलता है कोई भी एलिमेंट अगर आपको ये आइडिया लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप W का ले रहे हो तो 1, 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो पता चल रहा है कोई भी एलिमेंट अगर आप W का ले रहे हो वो लिखा जा सकता है 1 into 1 R2 के इस एलिमेंट के फॉर्म में, तो दिस कंफर्म्स दैट, दिस शोज दैट, इसके बाद लिखना दिस शोज दैट B इक्वल टू 1, 1 जनरेट्स W को जनरेट कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि W का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, W का कोई भी जनरल एलिमेंट ले रहे हो 1 into 1 के 1, 1 के फॉर्म में लिख रहे हो।
कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे लेमडा, लेमडा लिए, डब्ल्यू में हमेशा इसी टाइप का एलिमेंट होगा। इसको लिख सकते हो 1 × 1, 1, 1 के फॉर्म में, 1, 1 के फॉर्म में, लेमडा स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1, 1। ये बात कंफर्म हो रही है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप डब्ल्यू का उठाओगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दिस कंफर्म्स दैट कि जो इससे सेट बनाओगे 1, 1 से, वो डब्ल्यू को जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। एल क्यों होगा? क्योंकि आपको एक रिजल्ट करवाया गया है कि सिंगल्टन सेट कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर, अगर सिंगल्टन सेट है और नॉन जीरो वेक्टर है तो हमेशा एल होगा। तो ये सिंगल्टन सेट है बी, और नॉन जीरो वेक्टर मतलब 0, 0 नहीं है, यहाँ का जीरो वेक्टर R2 का क्या है, R2 का जीरो वेक्टर क्या है, 0, 0। ये नॉन जीरो है, तो सिंगल्टन सेट कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल किसी भी वेक्टर स्पेस में, यहाँ भी होगा। सिंस singleton set consisting of non-zero vector is linearly independent in any vector space, कोई भी वेक्टर इन जनरल, any vector space, in any vector space। ये जनरल रिजल्ट आपके नोट्स में है, लेकिन आप पढ़े नहीं हो, ये अलग बात है। कि अगर सिंगल्टन सेट है और वो नॉन जीरो वेक्टर से कंसिस्ट कर रहे हो तो हमेशा एल होगा। अब आर्गुमेंट भी आपकी कॉपी में, दोबारा नहीं बताऊंगा, 2 मिनट अगर बोलना चाहो तो 30 सेकंड का आर्गुमेंट भी है। तो कामा सिंस सिंगल्टन सेट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इज एल इन एनी वेक्टर स्पेस, तो बी भी आपका क्या है, सिंगल्टन सेट है, कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर है, तो बी भी क्या हो जाएगा, एल बी इज एल सबसेट ऑफ R2, एल सबसेट ऑफ R2। और जनरेटिंग है, ये है, जनरेट तो कर ही रहा है, जनरेट भी कर रहा है और एल भी हो गया, तो क्या बन जाएगा ये बेसिस। हेंस b इक्वल टू 1, 1 इज ए बेसिस ऑफ W। अब प्रश्न ये है, क्या यही एक बेसिस हो सकती है, क्या यही एक बेसिस हो सकती है? और हो सकती है, कोई भी ले लो तुम, हाफ 2, नहीं हाफ की बात छोड़ दो, 2, 2, 3, 3 जो मन में आए वो ले सकते हो, तुम लेके बताओ, मैं वही दिखा। जैसे सपोज 2, 2 ले लिए, अब कोई जनरल एलिमेंट तुम ले रहे हो, इसका जनरल एलिमेंट तुम ले रहे हो डब्ल्यू का, इसी टाइप का होगा तो जनरल एलिमेंट डब्ल्यू का। अब इसको 2, 2 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, ये तो करना होगा 2, 2 के फॉर्म में, तो लिख सकते हो x/2 स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2, 2 सॉल्व करो, यही आ जाएगा। जब आप यहाँ स्केलर क्या ले लोगे की बार, x/2 कर दोगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2, 2, और फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनीशन से अंदर चला जाएगा, x/2 × 2 x/2 इंटू स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनीशन, और अंदर जब जाता है तो वो रियल नंबर वाला मल्टीप्लीकेशन हो गया। x/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपका, x, और x/2 × 2 क्या बचेगा, x। कोई भी जनरल एलिमेंट ले रहे हो वो 2, 2 के फॉर्म में लिख सकते हो बड़े आसानी से। तो ये रटना नहीं कि 1, 1, ये मोस्ट नेचुरल है, ये मोस्ट नेचुरल है। जैसे तुम बोले यूनिक, तो ये मोस्ट नेचुरल है। कोई भी एलिमेंट ले लो, सिंगल्टन सेट हो, अब एलिमेंट सिंगल्टन सेट ऐसे आधा लोग बना लेंगे, प्रियांशु ये भी तो सिंगल्टन सेट है, अब कहो ये भी तो बेसिस बन जाएगा उसका, क्यों? हाँ, पहली बात तो ये सबसेट ही नहीं है, आपका डब्ल्यू का सबसेट ही नहीं है, डब्ल्यू का सबसेट, डब्ल्यू की कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट बराबर हो, तो बेसिस होने से पहले सबसेट होना जरूरी है, सबसेट ही नहीं है डब्ल्यू का। डब्ल्यू का सबसेट होने के लिए जरूरी है दोनों एंट्री बराबर हो, नहीं तो तुम मतलब कोई भी सिंगल्टन सेट ले लिए और कह रहे हो बेसिस है, बेसिस है। हाँ, क्या एल आई सबसेट आप R2 का भी होगा, लेकिन यहाँ अपने को जरूरी है डब्ल्यू का करना, ठीक है, डब्ल्यू कर, क्योंकि अपने R2 का भी होगा, सिंगल्टन सेट किसी भी में होगा, R2 का भी होगा, डब्ल्यू का भी होगा, लेकिन वो R2 का भी होगा, लेकिन जरूरी यहाँ है कि हमको डब्ल्यू की बेसिस दिखाना, तो यहाँ डब्ल्यू ही लिखो, सही कह रहे हो, रेफरेंस के हिसाब से। तो
अब इसको आपको एक्सटेंड करना है, जो डब्ल्यू की बेसिस है इसको एक्सटेंड करना है R2 के बेसिस में। और R2 ओवर R का डायमेंशन आपको पता है, R2 ओवर R का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन आप जान चुके हो। R2 ओवर R का डायमेंशन क्या है, 2। इन जनरल Fn ओवर F का डायमेंशन क्या है, n। कोई भी फील्ड हो n, आप बेसिस भी बता सकते हो, स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 En। और यहाँ अगर कह रहे हो दो, तो यहाँ E1 E2 स्टैंडर्ड बेसिस। E1 मीन्स 1,0, E2 मीन्स 0,1। स्टैंडर्ड बेसिस तो एटलीस्ट बता ही सकते हो, बाकी हजारों बेसिस होंगी, लाखों बेसिस होंगी, करोड़ों बेसिस होंगी, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस तो बता ही सकते हो। ठीक है, तो R2 ओवर R का डायमेंशन 2 है। R2 ओवर C का डायमेंशन, R2 ओवर C का डायमेंशन, चलो तुम लोग नंबर पा लो, फिर लीनियर अलजेब्रा बाकायदे आराम से पढ़ना घर पे बैठ के, बहुत पढ़ने की जरूरत है। आपको लीनियर अलजेब्रा का एल भी नहीं पता है, एल भी नहीं पता है। तो R2 ओवर C का डायमेंशन, ठीक है, R2 ओवर C वेक्टर स्पेस बनेगा, तुमको कुछ थोड़ा बहुत अलजेब्रा आती है, R2 ओवर C वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं, कितनी बार तो बताया गया है कि कुछ किसी को लगता है अरे बनेगा नहीं बनेगा, हमसे क्या लेना देना है। R2 ओवर C वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। सुपर फील्ड पे R का सुपर फील्ड है, सुपर फील्ड पे कभी वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। R2 ओवर Q पे बनेगा और उसका डायमेंशन इनफाइनाइट होगा। अब कुछ ये ज्यादातर मैं प्रियांशु के लिए पूछता हूँ, तुमको पता होना चाहिए कि R2 ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं होता है, वेक्टर स्पेस है। और अब इस जो W की बेसिस है इसको एक्सटेंड करना है R2 की बेसिस में, और R2 का डायमेंशन 2 है, इसका मतलब R2 की बेसिस में 2 एलिमेंट चाहिए, और इसी को एक्सटेंड करना है, इसका मतलब एक एलिमेंट आपको और डालना है, एक एलिमेंट आपको और डालना है, एक एलिमेंट और डालना है। ये आपका W आपको हमेशा डायग्राम में दिखना चाहिए, W y = x। अब कोई भी आप एलिमेंट उठा लो R2 का, कोई भी जनरल एलिमेंट जो इस W में न हो, W में न हो, मतलब इस लाइन पे न हो, लाइन पे न हो। ये पूरा आपका R2 है, जो आप ऐसे बनाते हो ये पूरा R2 है। R2 में कोई भी एलिमेंट उठा लो जो इस लाइन पे न हो, आप यहां कोई V उठा लिए, लेट V बिलोंग्स टू R2 माइनस W, ऐसे लिखो, V बिलोंग्स टू R2 माइनस W, मतलब V आप R2 में ले रहे हो लेकिन W में नहीं है, लाइन पे नहीं है। V बिलोंग्स टू R2 माइनस W। then then V, या सीधे लिखो देन, ज्यादा आप चाहते तो और स्पेल कर सकते, देन बी से बी लिख रहे हो, बी यहाँ बी लिखे हो, यहाँ आप बी डैश कर दो, बी डैश 1,1 आपका रहेगा, 1,1 बी। एक वेक्टर लिए R2 माइनस W में से और एक्सटेंड कर रहे हो, तो एक वेक्टर इसमें और डाल दिए V। और V कैसे ले रहे हो, कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, बस इस लाइन पे ना हो, लाइन पे ना हो। R2 का कोई भी एलिमेंट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, R2 का कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो जो इस लाइन पे ना हो, इसलिए V को लिखा हूँ R2 माइनस W। अब इसी B को एक्सटेंड कर रहे हो, और एक्सटेंड करके क्या बना रहे हो, B डैश 1,1 V इज ए बेसिस ऑफ, इज ए बेसिस ऑफ R2। R2 की बेसिस गारंटीड है ये R2 क्यों होगी, ज्यादा आप एग्जाम में नहीं लेंगे, मुझे समझाने की कोशिश करो क्यों होगी बेसिस, क्योंकि R2 का डायमेंशन 2 है, बी में 2 एलिमेंट हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि दो एलिमेंट का तो कई सेट बना सकते हो, हर 2 एलिमेंट का सेट क्या बेसिस बन जाएगा क्या, हर 2 एलिमेंट का सेट ले लोगे तो बेसिस बन जाएगा। बेसिस के लिए जरूरी है कि ये LI भी हो, कम से कम LI हो जाए। अगर आप डायमेंशन के बराबर एलिमेंट ले रहे हो, ये रिजल्ट आपको जानना चाहिए। अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है और n LI वेक्टर ले रहे हो, स्पैनिंग चेक करना जरूरी नहीं होता है, जनरेटिंग चेक करना जरूरी नहीं है, ये मैं नोट में लिखवा दूंगा अभी, वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा है। अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है और आप एक सेट ले रहे हो जिसमें n वेक्टर्स हैं, अगर वो LI है तो जनरेटिंग अपने आप हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो मतलब बेसिस दिखाने के लिए सिर्फ LI चेक करना जरूरी है।
कितना, अगर उसमें उतने एलिमेंट है जितना डायमेंशन है वेक्टर स्पेस। दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि मान लो किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है और एक सेट ले रहे हो, ठीक, जिसमें डायमेंशन के बराबर एलिमेंट है, अगर वो जनरेटिंग है एलआई भी हो जाएगा, जनरेटिंग है एलआई भी हो जाएगा, इसका मतलब बेसिस बन जाएगा। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर स्पेस n डायमेंशन का है और एक सेट ले रहे हो जिसमें n एलिमेंट है, तो कोई एक दिखा दो, चाहे एलआई दिखा दो चाहे जनरेटिंग, वो अपने आप क्या बन जाएगा, बेसिस। क्यों, प्रश्न बनता है क्यों, ओरल आंसर है, बहुत ज्यादा किताबी आंसर नहीं, बड़ा ओरल आंसर है। भाई जब कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, मान लिया एक वेक्टर स्पेस है वी एफ के ऊपर, और वी का एफ के ऊपर डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ वी जो है एन है, और एक सेट ले रहे हो यस जिसमें एन एलिमेंट है, अगर यस एल आई होगा तो पक्का यस बेसिस भी हो जाएगा। बिल्कुल सर नहीं, कैसे, ठीक है, बेसिस भी हो जाएगा। और अगर यस जनरेटिंग हो गया, जनरेटिंग हो गया तब भी बेसिस हो जाएगा। ये सब तुच्छ किस्म के सवाल हैं, ये तुम्हें नहीं जानना होना है, ये सब मतलब सुन लो जान लो, ये सब प्रूफ में जाना नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी एलआई सेट में, किसी भी एलआई सेट में, किसी भी एलआई सेट में डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट, एक जगह कहीं लिखवाया होगा आपके प्रूफ में, किसी भी वेक्टर स्पेस के अगर डायमेंशन पता है तो उसके एलआई सेट में डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट नहीं। मान लो किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 है, 11 वेक्टर का अगर तुमने सेट ले लिया वो पक्का एलडी होगा, पक्का एलडी, क्योंकि डायमेंशन क्योंकि वो मैक्सिमल एलआई सेट हो जाएगा, ज्यादा मत समझो, वो मैक्सिमल एलआई सेट हो जाएगा। और मैक्सिमल एलआई सेट होने की वजह से आप प्रूव कर चुके हो, अगर मैक्सिमल एलआई सेट हो गया तो क्या बन जाएगा, बेसिस। तो डायमेंशन के बराबर, अगर डायमेंशन के बराबर एक सेट ले रहे हो जिसमें एलिमेंट है एक ही काफी है, अगर एलआई है तो वो जनरेटिंग अपने आप हो जाएगा, मीन्स बेसिस बन जाएगा। अगर जनरेटिंग है तो एलआई अपने आप हो जाएगा, मीन्स बेसिस हो जाएगा। ये सिर्फ आपको जानना चाहिए, ना इसका प्रूफ कभी पूछा जाएगा ना आपको कभी करना है। आपको यहाँ ये चीज अप्लाई करनी है कि आपको बेसिस पहले से पता, R2 ओवर R की बेसिस पहले से पता है, कितना है, 2। आपके पास सेट एक बी मिल गया जिसमें 2 एलिमेंट है। अब इसे बेसिस दिखाने के लिए कितना जरूरी है, मिनिमम कितना दिखाना जरूरी है, एलआई दिखा दो, एलआई दिखाते ही बेसिस बन जाएगा, एलआई दिखाते ही बेसिस बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि डायमेंशन के बराबर इसमें एलिमेंट है, और जो ही ये एलआई होगा तो अपने आप ये बेसिस बन जाएगा, अपने आप ये जनरेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एलआई कैसे होगा, ये एलआई कैसे होगा, क्योंकि कंट्राडिक्शन टेक्निक से यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल सा। और अगर v आपका w में नहीं है, इसका मतलब x y के बराबर नहीं है, इसको मतलब v कभी भी 1 और 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हो कि सिंस अगर दो सेट इसको एलआई दिखाना है तो हम ये दिखा दें कि v इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। लाइक मतलब क्या है, केवल दो सेट का अगर सेट है तो एलडी कब हो जाएगा, जब एक वेक्टर दूसरे के फॉर्म में लिख सकते, एक वेक्टर जब इसको इसके फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, फिर ये आपका एलडी हो ही नहीं सकता। अगर ये इसको इसके फॉर्म में लिख देते तो एलडी हो जाता। तो v को 1 और 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर अपना पूरा लिखो। तो सिंस v इज नॉट इन w, R2 में है ना, w में तो नहीं है, सिंस v आपका w में नहीं है, तो आपका ये v है वो w में नहीं है, इसका मतलब v इक्वल टू एक्स वाई अगर w में नहीं है तो R2 में तो है, ऑर्डर्ड पेयर होगा ही। v w में नहीं है, v इक्वल टू एक्स वाई ले रहे हो, वेयर x नॉट इक्वल टू y, अगर w में नहीं तो ये x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y, एंड हेंस एंड हेंस एंड हेंस जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या 1 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते। एंड हेंस v इज नॉट इक्वल टू, v इज नॉट इक्वल टू लेमडा स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1 1, यानी 1 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एवरी लेमडा, कुछ भी लेमडा ले लो, फॉर एवरी लेमडा बिलोंग्स टू R फील्ड, मतलब ये वेक्टर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। जब ये वेक्टर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब दोनों एलआई वेक्टर हैं, दोनों एलआई वेक्टर हैं।
इसका मतलब बी एलाई, सो बी इज एलाई सबसेट ऑफ आर टू। लाइन के नीचे लिखना बी इज एलाई सबसेट ऑफ, क्योंकि वी इसका किसी भी स्केलर के सहारे नहीं लिख सकते, बी को 1 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में एलाई वेक्टर हैं। चलो जो बी डैश है, बी प्राइम या बी डैश, वो एलाई सबसेट है आर टू का, और एलाई सबसेट, और उसमें एलिमेंट कितने हैं जितना आर टू का डायमेंशन है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बी डैश एलाई होते ही बेसिस बन जाएगा। बी डैश इज ए बेसिस ऑफ आर टू। रीजन जरूर लिख देना बगल में, क्यों एलाई होते ही बेसिस क्यों बन जा रहा है, क्योंकि बी में उतने ही एलिमेंट हैं जितना आर टू का डायमेंशन है। एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डैश में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डैश में उतने ही एलिमेंट हैं जितना डायमेंशन ऑफ आर टू ओवर आर, आर टू ओवर आर, दैट इज 2। एलआई सेट, एक एलआई सेट जिसमें उतने एलिमेंट हो जितना डायमेंशन है, तो अपने आप बेसिस बन जाता है, बेसिस बन जाएगा। बी डैश इज बेसिस ऑफ आर टू। अब आप देखो तो इन दिस प्रोसेस आप कर क्या रहे हो कि बी को, तो बी 1 1 बेसिस थी किसकी, डब्ल्यू की, उसको एक्सटेंड कर लिए इसकी बेसिस में, R2 की बेसिस में। तो सो हेंस बी डैश इज ए बेसिस ऑफ R2। बी डैश बेसिस है, बस लैंग्वेज उल्टा करके लिख रहा हूं, बी डैश बेसिस है R2 की, विच इज एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है, बी का, विच इज एक्सटेंशन ऑफ, which is extension of B। अब यहीं से क्लियर, वो थियरम कहती है कि W डैश क्या होगा, एक्सटेंशन में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो 10 W डैश इज नथिंग बट सब स्पेस जनरेटेड बाई, ऐसे लिखो सब स्पेस जनरेटेड बाई सिंगलटन बी। जो एक्स्ट्रा वेक्टर डाल रहे हो उसी से जनरेट होने वाला सब स्पेस W डैश होगा, W डैश होगा। ये थ्योरम कहती है, ये आपको प्रूव नहीं करना, ये थ्योरम ही कहती है, थ्योरम के प्रूफ में है। W डैश बस लिखना जरूरी है, W डैश क्या होगा। तो जो टेंशन करते समय जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल रहे हो उसी से जनरेट होने वाला सब स्पेस W डैश होगा। जो करना वरना था वो आप प्रूव कर चुके हो, एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देना। एंड हेंस R2 इक्वल टू, यही W डैश मिल गया, R2 इक्वल टू W डायरेक्ट सम डैश। सोल्यूशन इज ओवर। इतना ही लिखना है एग्जाम में, इससे ना एक ज्यादा लिखना ना एक कम लिखना है, तो पता चला उसी में पूरा थ्योरम लिख डाले, फिर से थ्योरम नहीं, उसको अप्लाई करना था यहाँ पे। तो W डैश कैसे बनेगा, बस ये तरीका जान लो कि W की एक बेसिस निकालोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करने में जो वेक्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनसे जनरेट होने वाला सब स्पेस W डैश होगा, और उस केस में R2 अपने आप W और W डैश का डायरेक्ट सम हो जाएगा, क्योंकि वो थ्योरम कहती है, बाय प्रीवियस थ्योरम। अब ये बताओ V की कितनी चॉइसेज हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ V, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज या चॉइसेज, व्हाट आर द चॉइसेज ऑफ स्मॉल v, स्मॉल v, व्हाट आर द चॉइसेज ऑफ स्मॉल v। प्रियांशु तुम कुछ खोए खोए रहते हो क्या, शादी मेरी भी खोए, आप क्यों रहते हो, ठीक है आप क्यों रहते, मुझे खोए खोए रहना चाहिए, ऊपर से लड़के ऐसा कांड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब दुनिया तो मेरी खराब चल रही है, तो आपको इतना, व्हाट आर द चॉइसेज ऑफ वी, कितनी चॉइसेज होगी, वो तो मतलब ऑर्डिनरी स्टूडेंट बताता है, तुम बताओ कितनी चॉइसेज होंगी। यू आर द स्टूडेंट ऑफ माइंड, इस बात का भी ध्यान रखना है। उतनी चॉइसेज होगी जितने R2 माइनस डब्ल्यू में एलिमेंट होंगे, आपको ऐसे बोलना चाहिए, उतनी चॉइसेज होंगी जितने R2 माइनस डब्ल्यू में एलिमेंट होंगे, ठीक है। और अब कहोगे कि R2 माइनस डब्ल्यू में कितने एलिमेंट होंगे, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, हम गिन ही नहीं सकते। 3 4 ठी बताओ, 3 4 ठी बताओ, तो आंसर इज द choices
द नंबर ऑफ चॉइसेज फॉर वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये देखो थर्ड ईयर के नाम से यूज होने लगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R2 माइनस डब्ल्यू, यानी जितने R2 माइनस डब्ल्यू में एलिमेंट होंगे उतने चॉइसेज होंगे स्मॉल बी के लिए, स्मॉल बी के लिए जितने R2 माइनस डब्ल्यू में एलिमेंट होंगे, क्योंकि V R2 माइनस डब्ल्यू का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो जितने R2 माइनस डब्ल्यू में एलिमेंट होंगे उतने V की चॉइसेज होंगी। अब आप लिखोगे R2 माइनस डब्ल्यू में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, और इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट के दो क्लास होते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल फाइनाइट। फाइनाइट भी दो तरह के होते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लो, मतलब जिसको गिने ही नहीं सकते। एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, वो तो वही बात है, वो तो वही, सब हम कह रहे हैं कि मतलब या सर्विस कहो चाहे स्काई कहो, बात एक ही है, ठीक है, वही बात कर रहा हूँ जो मैं कहा हूँ, जैसे मैं लिख दिया हूँ कि बात ये कहा ये सही लिखने का तरीका, ये कह रहा है हम ये ले रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो गारंटी है कि एक्स वाई अपने आप R2 माइनस डब्ल्यू का ही एलिमेंट होगा। वही बात, तो नया कुछ नहीं बोला है, वही है कि ये सर्वेस है और ये इसका ही है, ठीक है, इसका ही बात, कोई और नहीं है, नहीं एक ही बात है, कहने का एक ही बात। बड़ी मेरी आदत हो गई ना कि मतलब मोस्ट एक्यूरेट वे में लिखने की, थोड़ी आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। जनरल तो वैसे भी लिख सकते हो। तो अब वी के अनकाउंटेबल चॉइसेस है, तो एक दो चीज बता दो। हाँ हाँ, इसका मतलब R2 को लिख सकते हो W डायरेक्ट सम सब स्पेस जनरेटेड बाय W डैश की चॉइसेज है, 1 2 इक्वल टू W डायरेक्ट सम सब स्पेस जनरेटेड बाय 7 8 भी, तो W में न हो, जो मन में आए, तुमने बहुत जनरल प्रूफ कर दिया, जो मन में आए। अब मन में मतलब ये है कि नंबर ही रहना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर ही बना दो, ऑर्डर्ड पेयर, तो तो जब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि क्या डब्ल्यू डैश यूनिक होगा, तो नहीं होगा, ये सारे डब्ल्यू डैश की चॉइसेस है, डब्ल्यू डैश है, डब्ल्यू डैश है, ये भी डब्ल्यू डैश है। जो वो क्वेश्चन लिखवाया गया था, क्या ये डब्ल्यू डैश यूनिक होगा, ये जो एग्जाम्पल लिखे हो यही पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिख देना यहाँ तक, ठीक आता है एग्जाम में, क्या डब्ल्यू डैश यूनिक होगा, तो नहीं, आप पूरा का पूरा यही लिखोगे एग्जाम में। इसी को उठाना है, कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तुम लोग कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादा जानते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कोसेंट स्पेस, और उतना ही आपको बताया जा रहा है जितना आपके इंपॉर्टेंट, अब कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बोलेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन स्पेस, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस फॉर ए फील्ड एफ, क्या डायमेंशन, क्या फाइनाइट डायमेंशन इनफाइनाइट डायमेंशन, कोई भी वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर हो। क्वेश्चन स्पेस मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्वेश्चन स्पेस क्या है एक्चुअल, क्या है। क्वेश्चन स्पेस, क्वेश्चन स्पेस मतलब क्यों, क्वेश्चन स्पेस एक जनरेशन टेक्निक है, तब स्पेस नया वेक्टर स्पेस बनाने, यानी वी एक वेक्टर स्पेस दिया गया है,
अब इस V के सहारे एक नया वेक्टर स्पेस कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट W बी एनी सब स्पेस, ये आपका फंस, W बी एनी सब स्पेस, लेट W बी एनी सब स्पेस ऑफ V। कोई भी जो मन में आए सब स्पेस ले लेना V का, W बी एनी सब स्पेस। Define a relation, find a relation R on V। V के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हो, डिफाइन ए रिलेशन R on V बाई फाइन ए रिलेशन R on V बाई R इक्वल टू, अब अगर रिलेशन V पे है तो इसमें V क्रॉस V के एलिमेंट आएंगे, x कामा y फ्रॉम V क्रॉस V, V क्रॉस V। जब भी रिलेशन होगा वो V क्रॉस V का सबसेट होगा। अगर आप कह रहे हो कि रिलेशन बनाने जा रहे हो V पे, इसका मतलब V क्रॉस V का सबसेट होगा, मींस V क्रॉस V से ही एलिमेंट आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है इस रिलेशन की, वो सच दैट के बाद लिखा जा रहा है, सच दैट कि फर्स्ट माइनस सेकंड यानी x माइनस वाई, x एडिटिव इनवर्स ऑफ y, वे सारे V क्रॉस V के एलिमेंट लोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कहाँ आना चाहिए, W में। ये अंडरलाइन करना, ये जो रिलेशन बना रहे हो महत्वपूर्ण बात ये है, यानी V पे जो रिलेशन बना रहे हो, V पे जो रिलेशन बना रहे हो उसमें W का ठीक ठाक रोल है। जैसे मेरे यहाँ तक पहुंचने में मेरे सारे गुरुओं का बहुत रोल, उसी तरह ये सारे गुरुजी लोग हैं, ठीक है, तब ये आर फार बन रहा है। ये न V का कोई मतलब है ना आर का मतलब है, तब हम लोगों की वजह से है, ठीक है, वो उतना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। V क्रॉस V में तो मतलब V क्रॉस V में तो तमाम आदमी से हमें क्या लेना देना है, V क्रॉस V में उनमें हमारा इंटरेस्ट है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, और फर्स्ट माइनस सेकेंड का मतलब x एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस वाई, या और लोग ये भी नहीं समझते, x माइनस वन वाई, ठीक, ये चीज W में हो। My claim is that this relation is not already, this relation is an equivalence relation। और यकीन मानो यही काम सेम थर्ड ईयर में करोगे, इसलिए थर्ड ईयर की अलजेब्रा बहुत आसान हो जाती है। अगर ऐसा वहां भी सारा एक काम होगा, एक रिलेशन बनाओगे ग्रुप के ऊपर G के ऊपर, वहां सब ग्रुप लोगे, तो ये जो R आप बनाए हो V के ऊपर रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन V। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको तीन बातें दिखानी होंगी। R इज रिफ्लेक्सिव, तो सिंस x माइनस एक्स, और x में से x यानी x का एडिटिव इनवर्स जोड़ रहे हो तो क्या आएगा, x माइनस एक्स क्या आएगा, जीरो, आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर ऑफ V, x माइनस एक्स। और चूंकि W सब स्पेस है, सब स्पेस में तो जीरो वेक्टर हमेशा होगा, बिलोंग्स टू W। तो x माइनस एक्स जो कि जीरो है W, इसका मतलब x माइनस एक्स आपका W में है, ये समझो, x माइनस एक्स आपका W है। कुछ भी x V के अंदर हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कुछ भी V का एलिमेंट लोगे x माइनस एक्स हमेशा W में होगा, क्योंकि वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। कंक्लूड क्या करोगे, अगर x माइनस एक्स W में आ गया, अभी ये देखो ऊपर जो डिफिनेशन लिखे हो, अगर x माइनस वाई W का एलिमेंट हो गया, x माइनस वाई W का एलिमेंट है, x कामा वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, पक करेगा R का एलिमेंट, V क्रॉस V से तो R का एलिमेंट होगा। अगर x माइनस एक्स W, अगर x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई आपका W में है, तो x y R का एलिमेंट है, x y R का एलिमेंट है। तो x माइनस एक्स अगर W में है, x कामा x कहाँ का एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा। x कामा x बिलोंग्स टू R, और यहाँ फॉर ऑल लिखे हो तो यहाँ भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
और रिफ्लेक्सिव की यही डिफिनेशन है। जिस सेट पे वी पे ही तो रिलेशन बनाए हो आर, तो आपका रिलेशन आर है वो वी पे ही है, और उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव की यही शर्त है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर जिस सेट पे रिलेशन है उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। एक्स एक्स आर में आ जा रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन, आर इज सिमेट्रिक। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और आपको दिखाना कि वाई एक्स भी आर में आ जाए। तो अगर एक्स वाई आर में है तो आर की डिफिनेशन ये कह रही है कि एक्स माइनस वाई कहाँ होगा, डब्ल्यू में। अगर एक्स वाई आर में है तो आर में आने की शर्त क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड आपका डब्ल्यू में होगा। आर की यही डिफिनेशन कहती है कि अगर एक्स वाई आर में है, आर में आने की शर्त यही है कि फर्स्ट माइनस सेकंड डब्ल्यू में होगा। और एक्स माइनस वाई अगर डब्ल्यू में है तो इसका एडिटिव इनवर्स, दिस इंप्लाइज, इसका एडिटिव इनवर्स एक्स माइनस वाई भी कहाँ होगा, क्यों, क्योंकि सब स्पेस, एज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ, सब स्पेस की वजह से। माइनस का मतलब -1 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का मतलब क्या, -1 इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस वाई, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि डब्ल्यू सब स्पेस सभी का। एंड दिस इंप्लाइज वाई माइनस एक्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, इसमें क्या जोड़ा जाए जीरो वेक्टर आ जाएगा, तो वाई माइनस एक्स ही तो होगा। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा माइनस अंदर कर दे रहे हैं तो ये वाई और ये माइनस है, ये नहीं है, मतलब ये है कि इसका एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसको इसमें जोड़ा जाए जीरो, तो यही बनेगा ना, इसको इसमें जोड़ोगे जीरो आ जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर y माइनस एक्स डब्ल्यू में आ रहा है तो क्या मिलेगा आपको, y कामा एक्स कहाँ चला जाएगा, आर में, y कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आर इज मेट्रिक। आज डिपार्टमेंट में गया था, एक लड़का मिला, वो वो बोल रहा है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, जो भी वो बोला मुझे नहीं समझ में आया क्या बोला, थर्ड ईयर का लड़का जो भी वो बोला, ठीक है, इसमें पढ़ रहा था वो, कंटिन्यूटी। वो कह रहा है कि मतलब यहाँ अगर देयर एग्जिस्ट कर दिया जाए और यहाँ फॉर एवरी डेल्टा कर दिया जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें। और वो करके बड़ा खुश भी है, तो चेहरे की खुशी देखो, बड़ा खुश है। वो अपना डिफिनेशन ऐसे ही बता रहा लोगों को, ठीक है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव फॉर एवरी। तुम सोचो, ठीक है, मतलब वो डिफिनेशन कोई चैलेंज कर रहा है, मतलब गट्स तो उसका देखना ही लायक है कि वो डिफिनेशन कोई चैलेंज कर रहा है। इतने बड़े लोग हो गए हैं, अभी बीएससी थर्ड ईयर पास आउट भी नहीं हुए हैं, ठीक है, और डिफिनेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब आप लोग हर साल यही लिखते हैं जब कंटिन्यूटी पढ़ाते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर अब की बार हम ये लिखेंगे आप कुछ कर लेंगे क्या, हम कहे कुछ कर तो नहीं लेंगे, बस क्या करो फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव यहाँ लिख दो, लेकिन यहाँ लिखो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव, चल जाएगा, ठीक है, वो तो एप्सिलॉन से लिखो चाहे डेल्टा से। और फिर आप जो लिखना चाह रहे हो कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो वहाँ एप्सिलॉन कर देना, ये सब करना हो कर सकते हो, लेकिन ये छेड़छाड़ करना कि अगर ये देर इज और वहाँ कोई चेंज नहीं ला रहे हो, फिर आप गलती कर रहे हो। फिर आप कभी ध्यान से सोचोगे तो इसका जवाब मिलेगा वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने वाले दिनों में ऐसे अकाल पड़ने वाला है भी मन में अकाल सूखा भूखा यही सब पड़ेगा यहाँ पे, यही सब पड़ेगा, जब रट्टा मारेंगे तो यही होगा, रट्टा मारेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो मुझसे पूछ रहा है, मेरे से वो संपर्क में होगा, मेरे से संपर्क में रहने वाला विद्यार्थी जब उल्टा बोल रहा है औरों का तो क्या हाल होगा, ठीक है, क्या हाल होगा।
एक्स वाई आर में ले लिए, वाई जेड आर में ले लिए। आर बनाते समय ध्यान लेना रियल नंबर वाला आर मत बना देना, रिलेशन वाला आर है। देन एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर वाई जेड आर में है तो वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड दिस इंप्लाइज डब्ल्यू सब स्पेस है तो दोनों का सम भी क्या होगा, डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू सब स्पेस है, अगर एक्स डब्ल्यू में है और वाई डब्ल्यू में है, एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू में होगा, डब्ल्यू सब स्पेस है। और ये डब्ल्यू में, ये डब्ल्यू में, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू एज डब्ल्यू इज एंड दिस इंप्लाइज एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तमाम एसोसिएटिविटी कॉम्यूटेटिविटी है वो सब आप बता सकते हो। और जो ही एक्स माइनस जेड डब्ल्यू में आया तो दिस इंप्लाइज एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। तो आर इज ट्रांजिटिव। thus आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी कोसेंट स्पेस किसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाओगे तो वहां एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा ही बनेगा। एक तरीका होता है डायरेक्ट लिख दो कि यही होता है, पी बाई डब्ल्यू मतलब ए प्लस डब्ल्यू टाइप एलिमेंट जहां ए बी से है। लेकिन वो आता कैसे, वो अभी आपको पता चलेगा कैसे बी बाई डब्ल्यू आता है। तो जब भी कोसेंट स्पेस किसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो वहां पक्का है एक इक्विवेलेंस रिलेशन इन्वॉल्व होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन इन्वॉल्व होना है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन वी। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने का फायदा क्या है कि हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलने लगेगा, हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा। ठीक है, तो लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वी। एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी का ले लिए, then the equivalence class of x, then the equivalence class of x। और ये भी बहुत रफली स्पीकिंग है, अगर बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो इक्विवेलेंस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन रफली आप लोग यही बोलते हैं, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ v डिटरमाइंड बाई x। अगर आप पार्ट 1 की एनालिसिस मेरा पढ़ो तो वहां लिख डिटरमाइंड बाई x। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा v का होता है, आधे लोग ये भी नहीं जानते, वो समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास एलिमेंट का है। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा v का होता है। हाँ, डिटरमिन किससे हो रहा है, x से। देन द इक्विवेलेंस क्लास आप, ये दो बार आप आ गया, इक्विवेलेंस क्लास आप v डिटरमिन बाई x विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन r। ये प्रॉपर वे में है। रफली स्पीकिंग में आप बोल देते हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, रफली स्पीकिंग। ये बहुत लोग सालों साल नहीं जानते, वो समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास सेट का होता है, सेट का होता ही नहीं है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास एक्स का होता है, इक्विवेलेंस क्लास जिस पे रिलेशन है उसका होता है। किससे डिटरमिन हो रहा है, वो एलिमेंट बताता है, एक्स से डिटरमिन हो रहा है। लेकिन रफली स्पीकिंग में लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। तो रफली स्पीकिंग इक्विवेलेंस क्लास हमेशा जिस सेट पे रिलेशन है उसका होगा, और डिटरमिन बाई दिस एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर। कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल एक्स से, बाई बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते थे ऐसे, बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स। बहुत नोटेशन, बहुत लोग बार लिखते हैं बहुत लोग, लेकिन सबसे जनरल नोटेशन है बिग ब्रैकेट इन एक्स। मींस ये बता रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट एक्स मॉडुलो या विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर, इक्विवेलेंस रिलेशन आर। इसकी डिफिनेशन क्या थी, इसमें वी के वे एलिमेंट आएंगे y बिलोंग्स टू जिस पे रिलेशन है, यानी v के वे सारे एलिमेंट आएंगे जो इस खास x से रिलेटेड होंगे, सच दैट y कामा x बिलोंग्स टू r। y x से रिलेटेड होने का मतलब क्या, y कामा x बिलोंग्स टू r। अब इसी को मैनिपुलेट करते, खोलो, सिर्फ खोलना है, y बिलोंग्स टू v
सच दैट वाई कामा एक्स अगर आर में है तो इसका मतलब वाई माइनस एक्स कहाँ होगा? हाँ, डब्ल्यू में। अगर y माइनस एक्स डब्ल्यू में तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे? y बिलोंग्स टू v, कैपिटल v बनाते रहना, y बिलोंग्स टू v, y माइनस एक्स अगर w में है तो किसी न किसी w के एलिमेंट के बराबर होगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू w फॉर सम w इन कैपिटल W। अगर y माइनस एक्स डब्ल्यू में है तो किसी न किसी w के एलिमेंट के बराबर होगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू w और सम w बिलोंग्स टू w। यू कैन राइट दिस, और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? y बिलोंग्स टू v वेक्टर स्पेस v सच दैट y इक्वल टू x प्लस w और सम w बिलोंग्स टू w। बस वही चीजें लिखने का तरीका बदलते जा रहे हो, y इक्वल टू x प्लस w। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में y आ रहा है और y दिखने में कैसा है? x प्लस w, इसी टाइप का तो दिख रहा है, जिसमें x फिक्स है, x फिक्स है, वो थोड़ी बदल रहा है। बदल क्या रहा है? w। इसका मतलब कोई भी यहाँ y जो होगा वो इसी टाइप का होगा, तो मीन्स यहाँ लिखोगे अब सीधे y की जगह x प्लस w, और वेरी क्या करेगा? वेरी करेगा क्या? w। और w किस पे वेरी करेगा? कैपिटल W पे, पूरे W पे। हर एवरी लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड रहता है। इसमें जो एलिमेंट, अब आप ऊपर से देखो अपने कॉपी में तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स निकाले और निकल के क्या आ गया? इस टाइप के एलिमेंट एक्स प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू, हर एवरी लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। डब्ल्यू के हर एलिमेंट के लिए एक्स प्लस डब्ल्यू टाइप एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स प्लस डब्ल्यू टाइप एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स प्लस डब्ल्यू टाइप एलिमेंट आ रहे हैं। इसी सेट को, ये सेट इसको डिनोट कर दिया जाता है एक्स प्लस स्पेस डब्ल्यू। ये जस्ट नोटेशन है, बहुत लड़के बहुत साल अलजेब्रा पढ़ लेते हैं और उनको ये बात समझ नहीं आती। ये जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं समझना है, ये जस्ट, ये बताओ एक एलिमेंट है और एक सेट है, उसके बीच में एडिशन का क्या मतलब है? आप बचपन से समझते हो कि सजाती पदों का जोड़, विजाति को तो नहीं जोड़ सकते ना। एक एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट है, उसके जोड़ का क्या सेंस? इसका मतलब ये जो ओवरऑल लिखे हो ये एक नोटेशन है, एक्स प्लस डब्ल्यू एक नोटेशन है जो इसके लिए लिख रहे हो। जो ये सेट लिखे हो ना एक्स प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वेरीज ओवर कैपिटल डब्ल्यू, उसी के लिए नोटेशन है एक्स प्लस कैपिटल डब्ल्यू। इसको आज के बाद से ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है, एक्स प्लस कैपिटल डब्ल्यू। तो 10 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स आया क्या फाइनली? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स आया क्या फाइनली? एक्स प्लस कैपिटल डब्ल्यू, सिंपल सी बात है। अब जब भी मैं पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई, तुरंत क्या समझोगे? वाई प्लस कैपिटल डब्ल्यू। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड, तो आप क्या समझोगे? अब जेड प्लस कैपिटल डब्ल्यू। तो यस, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स प्लस कैपिटल डब्ल्यू। और ये क्या होता है इसकी डिफिनेशन क्लियर कट पता होना चाहिए। एक्स प्लस डब्ल्यू साफ साफ स्पष्ट है कि एक्स फिक्स होगा, इसमें जो एलिमेंट आएंगे डब्ल्यू डब्ल्यू के ऊपर वैरी करेगा। एक्स प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वैरीज ओवर कैपिटल डब्ल्यू। पूरे डब्ल्यू में हो सकता है, फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, लेकिन फॉर ऑल लिखते नहीं, ऐसा मैथमेटिक्स का तरीका है। जो आया है ये ना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स रफली स्पीकिंग, या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी डिटरमाइंड बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर, जो आया वो क्या आया? ये सेट आया एक्स प्लस कैपिटल डब्ल्यू। मैं बार बार कह रहा हूं ये अकेले इसका कोई मतलब नहीं है, अकेले इसका कोई मतलब नहीं, अकेले इसका सब मिला के एक नोटेशन है जो इस सेट के लिए है, इस सेट के लिए। इसको बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इट्स कॉल्ड एज, इट्स कॉल्ड एज द कोसेट। एक टर्मिनोलॉजी नई आई आपके पास, कोसेट, कोसेट ऑफ एक्स, यानी इस यक्स का कोसेट, एक्स का कोसेट, कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू सब स्पेस डब्ल्यू।
विथ रिस्पेक्ट टू सब स्पेस डब्ल्यू। पहले लोग बहुत से लोग पहले कोसेट डिफाइन कर देते हैं, तो ठीक है आपको लॉन्च किया गया ये कोसेट है, ये कोसेट है। तो यानी अब आपसे कोई पूछे कि भी एक वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, भी एक वेक्टर स्पेस है, यहाँ ध्यान देना जो पढ़े हो उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भी एक वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, डब्ल्यू एक इसका कोई भी सब स्पेस है, डब्ल्यू कोई भी एक सब स्पेस है। अब आपसे मैं पूछूं कि डब्ल्यू का कोसेट बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स का कोसेट बताओ, एक्स वी का एलिमेंट है, एक्स वी का एलिमेंट है, एक्स का कोसेट बताओ विथ रिस्पेक्ट, यानी एक्स का कोसेट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, आप लिखोगे एक्स प्लस डब्ल्यू, और क्या होगा वो एक्स प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वेरीज ओवर कैपिटल डब्ल्यू। एक्चुअल में ये होता क्या है, यही है कि आप ये जानते हैं, ये आप रट्टा मार के जाओगे कि वी एक वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, डब्ल्यू उसका सब स्पेस है, एक्स वी का एलिमेंट है, तो एक्स का कोसेट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू दिखाया जाएगा ऐसे, एक्स प्लस डब्ल्यू लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट होगा एक्स प्लस स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू वेरीज ओवर डब्ल्यू। लेकिन एक्चुअल में यह है क्या, नहीं सब स्पेस नहीं, एक्चुअल में यह है क्या, ऊपर सब कर चुके हो, ये तो बाद में नाम दे रहे हो कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये है क्या एक्चुअल में, इक्विवेलेंस क्लास है। यानी किसी भी वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट का कोसेट होता है, किसी यानी वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट का कोसेट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सब स्पेस हमेशा क्या होता है, एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। किस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी पता होना चाहिए, आर, वो आर क्या है, हाँ जो आप बनाए हैं, ठीक है जो आप बनाए हैं, एक्स वाई फ्रॉम वी क्रॉस वी, एक्स माइनस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसका मतलब कोसेट नथिंग, कोसेट इज नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, मोटी मोटा याद रखो, कोसेट इज नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स ही बोलो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। कोसेट कुछ भी नहीं होता है, एक इक्विवेलेंस क्लास होता है, इसका मतलब कोई भी कोसेट इक्विवेलेंस क्लास है, तो कोसेट वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो इक्विवेलेंस क्लास करते थे, पार्ट 1 में पढ़े हो ना प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास है। तो चूंकि कोसेट इक्विवेलेंस क्लास है, कोसेट इक्विवेलेंस क्लास है, इसका मतलब कोसेट वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो इक्विवेलेंस क्लास फॉलो करते थे। तो प्रॉपर्टी अब नीचे हेडिंग डालो, ये लिखना मत नोट्स में, ये समझाने के लिए आपसे पूछा। प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, कोसेट्स इन ए वेक्टर स्पेस। अब कोसेट हमेशा एलिमेंट का होगा इन ए वेक्टर स्पेस, हाँ कोसेट जब भी बात करोगे तो एक सब स्पेस के रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए सब स्पेस, एक गिवन सब स्पेस लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक गिवन सब स्पेस, एक गिवन सब स्पेस, स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब प्रियांशु बताएंगे सारी प्रॉपर्टी की, पहली प्रॉपर्टी की वैलेंस क्लास इन जनरल बताना, वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी की वैलेंस क्लास की क्या होती थी, और क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाए चाहे सेकंड ईयर में पढ़ाया जाए, उसकी जो प्रॉपर्टी वो बदलेगी थोड़ी ना, चाहे चंद्रमा पे पढ़ो, चाहे पाताल में पढ़ो, चाहे आसमान में पढ़ो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो, चाहे इंग्लैंड में पढ़ो, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी वही होगी जो पढ़े हो, बदल थोड़ी ना जाएगी। मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि ये 1000% ट्रुथ सब्जेक्ट है, बाकी सब में घाल माल है, ठीक है, बाकी सब में घाल माल है। तो हाँ, हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में होता है, हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में होता है। यहाँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस डब्ल्यू, तो क्या लिखोगे पहली प्रॉपर्टी, एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्लस डब्ल्यू, यहाँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स क्या निकल के आ गया, एक्स प्लस डब्ल्यू।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p, यानी हर एलिमेंट अपने कोसेट में जरूर होगा। कैसे होगा? अगर प्रूफ कोई पूछे कैसे होगा तो इस तरह से होगा, x इक्वल टू x प्लस जीरो, और जीरो आपका w में है, तो इस हिसाब से आपका ये x प्लस w का एलिमेंट होगा। भाई x प्लस w में एलिमेंट क्या है? x प्लस एक w का एलिमेंट, तो w का एलिमेंट क्या होगा? जीरो। तो x आपका x प्लस w में है, तो प्रूफ भी लिखना चाह रहे हो तो बहुत आसान है। तो हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में होगा। यहाँ क्या कहोगे कि हर एलिमेंट अपने कोसेट में होगा, यानी अपने द्वारा डिटरमिन कोसेट में होगा, पक्का होगा। ठीक, दूसरा क्या होता था? पीयूष तुम ही बताओ, प्रियांशु बस ऐसा ऐसा बोलना, बताना कुछ नहीं। दूसरा तुम ही बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अगर y आपका x प्लस डब्ल्यू में है, मीन्स आप जो दूसरा पढ़े हो कि y अगर x के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो इंप्लाई हो जाता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x के बराबर होगा। बस यहाँ समझना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x मतलब x प्लस डब्ल्यू। अगर y x के कोसेट में है तो पक्का है, y अगर x के कोसेट में है, ठीक है, y अगर x के कोसेट में है तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, यहां से देखो, अगर y x के इक्विवेलेंस क्लास में है, y का इक्विवेलेंस क्लास x के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगा। तो यहां ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? y का कोसेट x के कोसेट के बराबर हो जाएगा। y प्लस डब्ल्यू इक्वल टू x प्लस डब्ल्यू, यही तो ट्रांसफर करोगे। ये हुआ दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड वन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड वन, उससे पहले एक आती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर होते थे इफ एंड ओनली, बताओ पीयूष क्या था? एक्स वाई आपस में रिलेटेड, एक्स वाई आपस में, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। मैं क्रम से पढ़ाता भी हूँ, एकदम तीसरी प्रॉपर्टी जाकर नोट्स में देखना यही रही होगी कि दो इक्विवेलेंस क्लास अगर बराबर हो रहे हैं तो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे? रिलेटेड। इसी चीज को यहाँ ट्रांसफर करना है। इसका मतलब दो कोसेट आपस में बराबर होंगे, एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू इफ एंड ओनली इफ एक्स कामा वाई कहाँ होगा? आर में। यहाँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स क्या है? कोसेट। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई क्या है? कोसेट। तो दो कोसेट बराबर होंगे अगर एक्स वाई आर में हो, एक्स वाई आर में हो। दैट इज ज्यादा जो यूज होता है, यूज जो करते हो, दैट इज एक्स प्लस डब्ल्यू, कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू हमेशा बड़ा बनाना, एक्स प्लस कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू वाई प्लस कैपिटल डब्ल्यू। ये एडिशन फेडिशन नहीं है, बहुत लड़के इसको एडिशन बोल रहे हैं, ये जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नोटेशन है। हम बोल रहे हैं एक्स प्लस डब्ल्यू, वो रफली स्पीक बोल चाल की भाषा में तो हम बोल ही देते हैं, लेकिन वो अगर बहुत प्रिसाइज बोलना चाह रहे हो तो कोसेट ऑफ एक्स कोसेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इफ एंड ओनली अगर एक्स वाई आर में है, और आर में आने की शर्त क्या है? एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, जान लो आगे। ठीक, तो ऐसे रेक्टेंगल भी बनाओ और इस पे खूब ज्यादा स्टार बना दो, इस पे, इस रेक्टेंगल पे हुकूमत बनाते चले जाओ, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। खूब यूज होता है। अगर दो कोसेट बराबर हुए, इसका मतलब एक्स माइनस वाई कहाँ बिलोंग करेगा? डब्ल्यू में। एक्स माइनस वाई, भाई एक चीज आपको बता दो, कभी कभी आप मान लो कोई किताब बताओ शौकिया पढ़ रहे हो, शौकिया बहुत शौकिया रहते हो किताब पढ़ने के लिए, ठीक है, शौकिया रहते हो, तो जानते हो क्या करते हैं? इसी में दो नॉमेनक्लेचर करते हैं, लेफ्ट कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, ऐसे करके बनाते हैं, क्योंकि उन एक डब्ल्यू प्लस एक्स भी बना सकते हो, तो राइट कोसेट बोलते हैं।
राइट कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, ये भी आप बना सकते हो डब्लू प्लस एक्स या एक्स प्लस डब्लू, लेकिन ज्यादातर हम लोग यही करते हैं एक्स प्लस डब्लू। कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू को somebody says that लेफ्ट कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, लेफ्ट कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू। तो जान लो कहीं आ गया और तुम समझो कि ये नाम तो कभी लिए ही नहीं ये आदमी, तो जिसको मैं कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू बोल रहा हूँ उसको बहुत लोग लेफ्ट कोसेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू बोलते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है, राइट कोसेट का भी है। वो रिलेशन बनाने पर डिपेंड करता है। जैसे एक्स माइनस वाई अगर डब्लू में ले रहे हो, जो रिलेशन बनाए हो उसमें एक्स माइनस वाई डब्लू में ले रहे हो, और जब y माइनस एक्स डब्ल्यू में ले लेते ना, आपका जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x निकालते वो निकल के आ जाता w प्लस एक्स, कुछ होता नहीं। जैसे रिलेशन जो बनाए हो, रिलेशन याद है ना आपको, कैसे बनाए हो, एक्स वाई बी क्रॉस बी प्लस दैट एक्स माइनस वाई डब्ल्यू में। अगर यही y माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट अगर w में कर देते, अब तब x का इक्विवेलेंस क्लास निकालते, x का इक्विवेलेंस क्लास किसी यहाँ के एलिमेंट का v के एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते तो आपका w प्लस एक्स आता, कुछ नहीं होता w, और इसको आप राइट कोसेट बोल देते हो। उन सब में नहीं जानना है। तो जो जिसको आप प्रॉपर्टीज आप कोसेट, क्योंकि यहाँ मैं लेफ्ट कोसेट पे पूरा साफ काम कर रहा हूँ, लेफ्ट कोसेट पे, ठीक है, लेफ्ट कोसेट पे। अगर राइट कोसेट की बात होगी तो उल्टा करके लिख देना बस, जहां जहां जैसे एक्स प्लस डब्ल्यू है तो वहां डब्ल्यू प्लस एक्स लिख देना, जहां एक्स वाई प्लस डब्ल्यू है वहां डब्ल्यू प्लस वाई, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स में इतनी ज्यादा चीजें, जितना ज्यादा नाम रखोगे उतना आप फंसते चले जाओगे, हर चीज का नाम थोड़ा बचना चाहिए, ठीक, मैं ये हटा दे रहा हूँ। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी, दो कोसेट बराबर होंगे अगर एक्स माइनस वाई डब्ल्यू में। फोर्थ वन तो ये बना बता रहे थे, दो दो इक्विवेलेंस क्लास या तो पूरी तरह बराबर होंगे या तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ के उसका ट्रांसफर होगा, दो कोसेट यानी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू या तो पूरी तरह से बराबर होंगे यानी कोलैप्स कर जाएंगे, पूरी तरह से इक्वल होंगे, एक्स प्लस डब्ल्यू और ये रेड कलर से वाई प्लस डब्ल्यू, दोनों पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे यानी पूरा एक ही है। या आइदर, या तो ये होगा या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक्स प्लस डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई प्लस डब्ल्यू इज इम्पटीसेट, डिसजॉइंट होंगे, आइदर आइडेंटिकल होंगे यानी पूरी तरह से बराबर होंगे, आइदर डिसजॉइंट होंगे, या तो डिसजॉइंट होंगे या तो उसमें मीन्स, या तो ये सिनारियो होगा पूरी तरह से ओवरलैप, ये डायग्राम ही बना देना, पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, या ये फिगर बनेगा कि आपका एक्स प्लस डब्ल्यू या आपका वाई प्लस डब्ल्यू कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक्स प्लस डब्ल्यू ये वाई प्लस डब्ल्यू, यही दो सिनारियो बनेगा, वाई प्लस ये कैपिटल डब्ल्यू बनाते रहना। बस ये दो पॉसिबिलिटी है, कभी भी ऐसा नहीं होगा दो कोसेट ऐसे कुछ कॉमन आ जाए, क्यों ही कुछ कॉमन होगा तो पूरी तरह बराबर हो जाएंगे, क्यों ही कुछ कॉमन होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो कोसेट हैं आपके पास और दोनों में कुछ कॉमन हो जाए, ये सिनारियो कभी पॉसिबल नहीं है। ये सिनारियो या तो दोनों इक्वल होंगे पूरी तरह से या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये सिनारियो कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर पॉसिबल हुआ दोनों में कुछ भी कॉमन हुआ तो फिर ये बराबर हो जाएंगे, दोनों ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ क्या इसमें इस कैसे जीरो वेक्टर, एक्स प्लस डब्ल्यू में जीरो आएगा तुम्हारे दिमाग में पहले, अभी मैं नोट में लिखा हूँ, आधे लोग ये समझते हैं कोसेट सब स्पेस होता है, कोसेट सब स्पेस होता ही नहीं है, ये कोसेट सब स्पेस होता ही नहीं है, जीरो कैसे आ जाएगा एक्स प्लस, पहला एलिमेंट तो आप फिक्स रखे हो
एक्स कैसे आ जाएगा इसके अंदर, जो भी आएगा वो एक्स प्लस डब्ल्यू टाइप होगा। तो वो तो फिर डब्ल्यू हो जाएगा ना, ये तो समझना इन जनरल कोसेट, वो मैं बाद में लिखाऊंगा इन, वो तुम फिर जब एक्स प्लस डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू जब हो जा रहा है तब आएगा, ठीक। तो मतलब आप लोग का तो जल्दी मतलब एक्स प्लस डब्ल्यू इन जनरल सब स्पेस होता ही नहीं है, जीरो तभी आएगा जब आपका एक्स एक्स प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाए, यानी एक्स भी आपका जीरो हो जाए, जीरो प्लस डब्ल्यू दैट इज डब्ल्यू, तभी जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं। अगर एक्स नॉन जीरो है तो कतई एक्स प्लस डब्ल्यू में जीरो वेक्टर आ ही नहीं सकता, जीरो वेक्टर आ ही नहीं सकता अगर एक्स नॉन जीरो है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्स नॉन जीरो वेक्टर है तो एक्स प्लस डब्ल्यू में कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। जीरो आने के लिए शर्त है कि जीरो प्लस डब्ल्यू ही होना पड़ेगा, उसको जीरो प्लस डब्ल्यू ही होना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोसेट अभी थोड़ा सा, अभी एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा कोसेट का तो और क्लियरिटी बढ़ेगी। ये प्रॉपर्टीज आप लेकिन समझते रहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रियांशु इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूं, इफ एक्स प्लस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू, यानी कोसेट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कोसेट ऑफ वाई, कोसेट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कोसेट ऑफ वाई, देन क्या कंक्लूड करो। इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ये चौथे में ही चल रहा है, चौथे का दूसरे तरीके से लिख रहा हूं ये पार्ट। हाँ, दोनों में से एक बात होना तय है, दोनों में से एक बात होना तय है। आप कह रहे हो कि ये नहीं हो रहा है तो पक्का गारंटीड है कि ये होगा, देन एक्स प्लस डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई प्लस डब्ल्यू इक्विटी से, क्योंकि एक तो होना तय है और आप कह रहे हो कि अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको होना ही पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। दूसरा इसी तरह क्या लिख सकते हो, इसी में चलेगा तीसरा, कि अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसे होना पड़ेगा, मीन्स अरे पहले सुन लो फिर लिखना, एक्स प्लस डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई प्लस डब्ल्यू अगर नॉन इम्पिटी है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये नहीं हो रहा है तो पक्का ये होगा, देन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस डब्ल्यू यानी कोसेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन कोसेट ऑफ वाई अगर नॉन इम्पिटी मीन्स ये नहीं हो रहा है तो गारंटी है कि ये होगा, क्योंकि दोनों में से एक होना तय है। तो देन दोनों कोसेट आपस में बराबर होंगे, देन कोसेट ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेट ऑफ वाई। और वही मैं आपको समझाया हूं कि अगर दो कोसेट इंटरसेक्ट किए एक्स प्लस, यही तो यही बात लिखी जा रही है कि अगर दो कोसेट इंटरसेक्ट किए तो फिर क्या हो जाएंगे दोनों, तुरंत क्या इंप्लाई हो जाएगा, ये जो मैथमेटिक्स में लिखो क्या इंप्लाई हो जाएगा, अगर दो कोसेट में कुछ भी कॉमन हुआ, एक को एलिमेंट कॉमन हुआ तो वो पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएंगे, पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएंगे, यानी एक्स प्लस डब्ल्यू बराबर वाई प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे। जो ही ऐसा हुआ तुरंत ये हो जाएगा, यही बात यहाँ लिखी गई है, बात यहाँ लिखी, ये लिखा जाता है, इसका एप्लीकेशन वर्जन ये है, अगर कहीं एक्स प्लस कोसेट ऑफ एक्स वाई कोसेट ऑफ वाई के बराबर नहीं है तो तुरंत ये कंक्लूड करोगे, और अगर कोसेट ऑफ एक्स और कोसेट ऑफ वाई का इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी है तो तुरंत ये कंक्लूड करोगे, अपने सवाल में तुरंत ये कंक्लूड करोगे। एप्लीकेशन वर्जन में हम ज़्यादा ये इम्प्लाई करते हैं, ज़्यादा ये अप्लाई करते हैं, ज़्यादा ये अप्लाई करते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। लास्ट प्रॉपर्टी, 5 ही प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस क्लास की, छठी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। इस सारे इक्विवेलेंस क्लास का अगर यूनियन ले लो तो पूरा का पूरा आपका सेट आ जाता है, ठीक है, यानी जिसपे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही तो पढ़े हो, इसको बोलते थे पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन। क्यों क्यों पेयर वाइज डिसजॉइंट बोल रहे हो, क्योंकि इस यहाँ इक्विवेलेंस क्लास में शर्त है या तो दो बराबर होंगे या तो उनमें पेयर वाइज डिसजॉइंट, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा तुम ही बताओ, दो इक्विवेलेंस क्लास अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, उनमें कुछ भी कॉमन होगा, यही तो मतलब, अगर दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर नहीं है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है पेयर वाइज डिसजॉइंट यूनियन। इसी को ट्रांसफर करना है यहाँ पे, तो यूनियन ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स यहाँ क्या है, कोसेट है,
एक्स प्लस डब्लू, यहाँ एक्स कहाँ वेरी करेगा, सोच के बताना है, एक्स कहाँ वेरी करेगा, एक्स यहाँ कहाँ वेरी करता था, एक्स में, यहाँ एक्स कहाँ वेरी करेगा, एक्स की जगह कहाँ है, रिलेशन कहाँ पे है, रिलेशन कहाँ पे है, वी पे, हाँ हाँ वी पे, वी पे, एक्स वेरीज ओवर वी, एक्स बिलोंग्स टू वी, किसके बराबर आएगा ये, एक्स के, और एक्स यहाँ क्या है, ये 5 प्रॉपर्टी लिख लो, 30 सेकंड पढ़ लो, क्योंकि अगली थ्योरम में वो यूज होने वाला है। एक एग्जाम्पल कोसेट का करते हैं। ये आंसू लास्ट टाइम बताओ कोसेट क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, कोसेट क्या होता है, तुम हमें लग रहा है जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे, ठीक है, तुम कोई चीज बता ही नहीं पाते, कोसेट क्या होगा, बस यही तो बताना है, ठीक है, यही तो बताना है, कोसेट इक्विवेलेंस क्लास होता है, अपन लोगों के लिए कोसेट इक्विवेलेंस क्लास है, कोसेट कोसेट भूल जाओ, क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस R2 ओवर R, लेट W इक्वल टू x कामा x, x बिलोंग्स, अभी ये कर चुके हो, मतलब लाइन y इक्वल टू x लाइन, ये R2 का सब स्पेस है, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन, ये आप ऐसे दो बार बराबर बराबर अजीब लग रहा है, तो सेट के अंदर ही लिख लेना, y इक्वल टू x लाइन, तो दो बार बराबर बराबर अजीब सा लगेगा, y इक्वल टू x लाइन, सब स्पेस R2 का, अब एक एलिमेंट में R2 का ले रहा हूं, लेट 1 कामा 2 इन R2, पहला एलिमेंट जब किसी से लेने के लिए कहा जाता है वो यही उठा लेते हैं, 1 कामा 2 इन R2, 1 कामा 2 इन R2, तो एक b का एलिमेंट ले लिए, एक w का, तो इसका कोसेट इसके रिस्पेक्ट में बताना है, फाइंड कोसेट ऑफ 1 कामा 2 विथ रिस्पेक्ट टू w, लिखते तो ऐसे ही हो ना, विथ रिस्पेक्ट टू w, अपने कॉपी में निकाल के बताओ, सब डेफिनेशन आपके सामने, कोसेट ऑफ 1 कामा 2, एलिमेंट का कोसेट होता है किसके रिस्पेक्ट में, इस सब स्पेस के रिस्पेक्ट में, कोसेट ऑफ 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू w क्या होगा, जो डिफिनीशन है वही लगाओ, आप लोग करते रहिए, आप लोग करते रहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए उसका। आप पेन कलम नहीं चलाओगे तो आपके समय एग्जाम में कितना याद करके कितना लिखोगे आप लोग, मुझे बड़ी सहानुभूति होती है, मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे छूट दे देते कि सारे लड़कों का एग्जाम मैं ही दूँ, तो यूनिवर्सिटी दरखास्त करो, ठीक है, ईमेल करो कि सारे लड़कों का एग्जाम दे दो, जिससे मुझे यूनिवर्सिटी वाले बर्खास्त भी कर दो, आज जो कांड किए हैं फर्स्ट ईयर वाले ने, देखो कल क्या मेरे साथ होता है, अरे बेवकूफ़, आता हूँ, लड़के बहुत भावुक होते हैं, मतलब बहुत, मतलब
इनोसेंट होते हैं, उस इनोसेंट में कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। लाइन आ रहा है? लेकिन तुम सब गड़बड़ सड़बड़ लिख दिए हो, कहीं प्लस व्लस तुम्हारा आया ही नहीं। कामा कामा करके लिख दिए हो, कामा करके। पीयूष तुम ये ट्राई, तो बहुत छोटा सवाल है इस, जो x प्लस डब्ल्यू की डिफिनीशन है, बस x की जगह यहाँ 1, 2 है, सीधे सीधे वही डिफिनीशन अप्लाई करो। बाई डिफिनीशन कुछ नहीं है, x की जगह आपका क्या 1, 2 वो रहेगा। अब प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू का एलिमेंट क्या है? डब्ल्यू तो दिया गया आपको, डब्ल्यू के एलिमेंट इसी तरह के हैं। तो यक्स कामा यक्स, और यहाँ यक्स वेरी करेगा आर क्यू। आप लिख सही से लिख नहीं पाए। यक्स प्लस डब्ल्यू में यक्स प्लस डब्ल्यू के एलिमेंट आते हैं, और डब्ल्यू में एलिमेंट इस टाइप के होंगे जहाँ यक्स वेरी कर रहा है आर के ऊपर। ये एक्चुअल में 1, 2 प्लस डब्ल्यू है। और कोई लिखा, तुम कामा लगा के लिख दियो, सब लगा के लिख दियो। और फिर बाई डिफिनीशन, वेक्टर एडिशन की डिफिनीशन से कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करोगे तो ये आपका क्या आएगा? x+1 x+2, और x वैरीज ओवर r। तो ये आया। अब ये एक लाइन है, वो लाइन क्या है वो आपको बतानी है। x+1 x+2 इसी तरह के एलिमेंट होंगे, x+1 x+2 x बिलोंग। और लाइन बताना है तो दो पॉइंट चूज कर लो अपनी इच्छा अनुसार। दो पॉइंट यहां से चूज कर, x वेरी करा रहे हो पूरे आर पे, एक तो x 0 ही ले सकते हो। तो नोट दैट, नोट दैट x को जब 0 लोगे तो इसका मतलब 1, 2, और वैसे भी जानते हो कि हर एलिमेंट अपने कोसेट में होता है। 1, 2 बिलोंग्स टू 1, 2 प्लस डब्ल्यू में तो होगा ही। ये तो वैसे भी जान लो कि हर एलिमेंट अपने कोसेट में होता है, वहां से भी कह सकते हो। और यहाँ से x जब r के ऊपर वेरी करा रहे हो, x=0 ले लिया, जब 0 लोगे तो क्या आएगा? 1, 2। 1, 2 इसके अंदर है। एक दूसरा अपने चॉइस के हिसाब से इसके अलावा ले लो, 1, 2 के क्या ले सकते हो? x की कोई वैल्यू ले लो। x को ले लिया 1, तो आपका क्या आएगा? x पर आप 1 ले लिया 2, 3, एंड यहाँ एंड लिख देना, एंड 2, 3 बिलोंग्स टू। अब अगर दो पॉइंट पता चल गए, इन दो पॉइंट से लाइन बता सकते हो, तो आप अपने इस फिगर में आओ। ज्यादा कोसेट विजुअलाइज होना जरूरी है। इसका मतलब ये आपका ये y=x लाइन, यही आपका w है, ये आपका w है। और 1, 2 आपका कहाँ होगा? 1, 2, 1, 2 ये मान लो 1 डिस्टेंस है अपने हिसाब से 1, और यहाँ भी 1, और ये 2। 1, 2 इज हियर, 1, 2 इज हियर, ठीक है, 1, 2 इज हियर। 1, 2 इज हियर। x अगर x=0 रखे तो 1, 2 इज हियर। अगर इसी में आप x=-1 रखो, देखो क्या आ रहा है। इसी में x पूरा r पे वेरी कर रहा है ना, x पूरे r, x को अगर -1 इसलिए रख रहा हूं कि थोड़ा आपको एक्सिस पे दिखता हुआ दिखे। x=-1 रखोगे तो क्या आएगा आपका? 0, 1।
यानी इसके अंदर आपका 0, 1 भी इसका एलिमेंट है। तब जब x इक्वल टू आप -1 रखोगे तो -1 + 1 0, -1 + 2 1, यानी 0, 1 भी इसमें आ रहा है। उस पॉइंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये 1, 2 और ये आपका 0 0 है और ये आपका क्या होगा 0, 1, 0, 1, ये 2 पॉइंट ले रहा हूँ जिससे आपको अब तो ये पॉइंट चाहिए, ये भी ले सकते हो जो 2, 3, 2, 3 आपका कहाँ होगा 2 ये, और एक और ऊपर चलेगा यहाँ पे कहीं यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा कामा। अब इन तीनों से पास होने वाली लाइन जब बनाओगे तो कैसे बनेगी, तो ये आपका व्हाइट कलर का आया, यही आपका क्या है 1, 2 प्लस डब्लू, डब्लू का मतलब जो कोसेट आया, कोसेट आया 1, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, कोसेट आया 1, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, वो एक्चुअल में है क्या, लाइन है गिवन सब स्पेस के और हमेशा पैरेलल लाइन होगी। तो नोट में, तो ये बात नोट में लिखो, नोट दैट cosets of 1, 2 with respect to w, with respect to w is a line parallel through y equal to x लाइन। W यानी कोसेट, मतलब कोसेट का जो भाव आता है ये आता है कि मान लो ये W है, बहुत लोग कोसेट को फील नहीं, W है, तो कोसेट होगा A + W, इसी के पैरेलल होगा A + W। मान लो आप B + W कोसेट निकाल रहे हो, इसी के पैरेलल होगा, ठीक है, नीचे भी हो सकता है। तो कोसेट हमेशा पैरेलल होता है। ये सब स्पेस है, R2 के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब स्पेस की आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, कोसेट की फीलिंग आनी। कोसेट होता क्या है, यूं समझो कि जैसे R2 में क्या फील हो रहा है कि किसी सब स्पेस का कोसेट उसी सब स्पेस के पैरेलल लाइन आ रहा है। जैसे W सब स्पेस था आपका, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका कोसेट निकाले आप 1, 2 का कोसेट निकाले विथ रिस्पेक्ट टू W, तो क्या आ रहा है लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। का मतलब कोसेट क्या होता है किसी सब स्पेस का, आप विजुअलाइज करने के क्या समझ सकते हो, उस सब स्पेस के पैरेलल। अगर मैट्रिक्स में आइडिया ये विजुअलाइज करने का तरीका है कि आप R2/R में विजुअलाइज कर पा रहे हो। अगर आप किसी चीज को जनरल करके किसी भी मीट्रिक स्पेस में सोच सकते हो, इन जनरल मीट्रिक स्पेस में किसी एलिमेंट का कोसेट किसी सब स्पेस के रिस्पेक्ट में हमेशा उस सब स्पेस के पैरेलल ऑब्जेक्ट होता है, उस सब स्पेस के पैरेलल क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। इन जनरल ये बात समझने को, चाहे वो मैट्रिक्स स्पेस हो, चाहे वो फंक्शन स्पेस हो, चाहे पॉलिनोमियल स्पेस हो, किसी भी एलिमेंट का कोसेट किसी भी गिवन सब स्पेस के रिस्पेक्ट में हमेशा उस सब स्पेस के पैरेलल ऑब्जेक्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि किस स्पेस में आप हो, पॉलिनोमियल में हो तो पॉलिनोमियल जैसी चीज होगी, फंक्शन में हो तो फंक्शन जैसी चीज होगी, मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स जैसी चीज होगी। लेकिन कोसेट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बहुत लोग नहीं समझते। कोसेट किसी सब स्पेस का, किसी भी एलिमेंट का कोसेट किसी सब स्पेस के रिस्पेक्ट में पैरेलल थिंग होता है, बस इतना समझो, पैरेलल ऑब्जेक्ट होता है, पैरेलल ऑब्जेक्ट होता है। अब बताओ कि अपने ये तो समझाने के लिए बताओ, अपने ओरिजिनल वाले सवाल में आओ। ये जो ओरिजिनल वाला, ये आपका W सब स्पेस था, 1, 2 का कोसेट विथ रिस्पेक्ट टू W, विथ रिस्पेक्ट टू W, ठीक है, 1, 2 का कोसेट ऑफ 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू W। सारी लैंग्वेज लिख लो एक बार, कोसेट ऑफ 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू W। एक्चुअल में क्या है, ये है लाइन पैरेलल टू W, लाइन पैरेलल टू W, और W आपका क्या हुआ आप जान रहे हो, लाइन पैरेलल टू W। तो इसका मतलब कोस W का जो कोसेट, ब्लैक कलर वाला W था, का जो कोसेट निकाल रहे हैं वो लाइन ही आ रही है, नया कुछ नहीं आ रहा, लाइन।
डब्ल्यू का कोसेट निकाले, लाइन ही आ रहा है और पैरेलल लाइन आ रहा है, लेकिन क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा है? अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या वो सब स्पेस हो सकता है? इसका मतलब किसी सब स्पेस का सब स्पेस के रिस्पेक्ट में कोसेट जरूरी नहीं है कि सब स्पेस हो। ठीक है, इसको एक लैंग्वेज और बोलते हैं, नोट में सब लिखवा दूंगा, अब नोट लिखो, आप चीजें समझ गए, बस जल्दी जल्दी लिखो नोट में 3 बातें। एक्स प्लस डब्लू, एक्स प्लस डब्लू, डब्लू वैरीज ओवर डब्लू। कई तरह से लोग, जैसे एक तो आप बोलो कोसेट ऑफ 1 कामा 2 विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, या somebody says that कोसेट ऑफ डब्लू, कोसेट ऑफ डब्लू, डब्लू का कोसेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिटरमाइंड बाई, डिटरमाइंड बाई, डिटरमाइंड बाई 1 कामा 2, कोसेट ऑफ 1 कामा 2 विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, या कोसेट ऑफ डब्लू डिटरमाइंड बाई 1 कामा 2, डब्लू का कोसेट 1 कामा 2 से डिटरमाइंड होने वाला, 1 कामा 2 से डिटरमाइंड। तो दोनों भाषा एक ही है, चाहे ऐसे लिखा मिले चाहे ऐसे लिखा मिले, एक ही बात है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कोसेट ऑफ डब्लू, डब्लू का कोसेट किससे डिटरमाइन हो रहा है? 1 कामा 2 से, या रिप्रेजेंटेड बाय 1 कामा 2। के बाद लिखना इज नॉट, इज नॉट ए सब स्पेस, इज नॉट ए सब स्पेस। कोई जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट का कोसेट सब स्पेस हो। इज नॉट ए सब स्पेस इन जनरल, इन जनरल कोसेट किसी भी वेक्टर सब स्पेस का, ठीक है, किसी भी सब स्पेस का कोसेट, डब्लू सब स्पेस है, किसी भी सब स्पेस का कोसेट जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो। क्या करा फिर से, किसी भी सब स्पेस का कोसेट जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो, जरूरी नहीं है वो सब स्पेस हो। जैसा कि आप 1 कामा 2 प्लस डब्लू करके देख लिए, ठीक है, एक पहली बात ये हो गई। दूसरी, वी कैन विजुअलाइज, विजुअलाइज a coset of a subspace in a vector space। मतलब हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक कोसेट ऑफ ए सब स्पेस, यानी सब स्पेस का जो कोसेट होगा एक वेक्टर स्पेस के अंदर। कैसे विजुअलाइज करोगे? जैसा आप R2 ओवर R के अंदर देख रहे हो, एज ए पैरेलल ऑब्जेक्ट, एज ए, एज ए पैरेलल ऑब्जेक्ट टू, किसके पैरेलल ऑब्जेक्ट? अब यहां भरना, फिल इन द ब्लैंक। पैरेलल, पैरेलल ऑब्जेक्ट टू किसके पैरेलल ऑब्जेक्ट? गिवन सब स्पेस, गिवन सब स्पेस, यानी जो सब स्पेस है उसके पैरेलल ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, कोसेट क्या है? किसी भी सब स्पेस का कोसेट एक पैरेलल ऑब्जेक्ट है किसी भी वेक्टर स्पेस में। क्योंकि R2 ओवर R में वो आसानी से दिखता है, लेकिन आप मैट्रिक्स में पैरेलल जैसी चीज देखोगे नहीं। लेकिन जो काम R2 ओवर R में हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में कुछ चीजें आप विजुअलाइज करने के लिए हमेशा R3 ओवर R, R2 ओवर R में आओगे। लेकिन जैसा R2 ओवर R में हो रहा है वैसा फंक्शन स्पेस में भी होगा, मैट्रिक्स स्पेस में भी होगा, पॉलिनोमियल स्पेस में भी होगा, कोऑर्डिनेट स्पेस में भी होगा। कि किसी भी सब स्पेस का कोसेट हमेशा क्या होगा? पैरेलल ऑब्जेक्ट होगा, इसके, उस सब स्पेस के, उस सब स्पेस के। 10-15 बार तो बोल ही चुका हूँ, तब भी आप 16वीं बार गलत ही बता दोगे। थर्ड वन, एक्स प्लस डब्लू, किसी भी सब स्पेस का कोसेट, एक्स प्लस डब्लू, कोसेट ऑफ डब्लू डिटरमाइंड बाई एक्स, कोसेट ऑफ डब्लू डिटरमाइंड बाई एक्स, किसी भी सब स्पेस का कोसेट सब स्पेस होगा, इज ए सब स्पेस। ये एग्जाम में भी एक बार पूछा गया, इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली कब होगा? एक ही केस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कब होगा? एक्स प्लस डब्लू इन जनरल, अभी तो कहे हो कोसेट इन जनरल सब स्पेस नहीं होता है, लेकिन कब होगा?
जब x 0 है, इफ एंड ओनली x इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट इज 0 प्लस डब्ल्यू, और 0 प्लस डब्ल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 0 प्लस डब्ल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वेरीज ओवर डब्ल्यू, दैट मीन्स डब्ल्यू 0 प्लस डब्ल्यू, किसी वेक्टर में 0 वेक्टर जोड़ोगे डब्ल्यू ही रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू वेरीज ओवर डब्ल्यू। तो 0 प्लस डब्ल्यू किसके बराबर आ गया? डब्ल्यू के ही बराबर आ गया। 0 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ही होता है, ये जान लो, 0 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ही है, ठीक है। 0 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और ये डब्ल्यू ही है। डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू मीन्स कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू इज द वन का इज द ओनली इज द ओनली कोसेट, ये यही केवल एक इकलौता कोसेट है, यही केवल एक इकलौता कोसेट है 0 प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या डब्ल्यू कोसेट होता है? क्या डब्ल्यू कोसेट होगा? अरे कोई सब स्पेस अपने आप में कोसेट होता है? बिल्कुल होता है, एज ए 0 प्लस डब्ल्यू, हर सब स्पेस अपने आप में कोसेट। तो जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि 0 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू इज द ओनली कोसेट विच इज सब स्पेस, विच इज सब स्पेस, विच इज सब स्पेस, अंडरलाइन द वर्ड ओनली। दुनिया में केवल एक ही सब कोसेट है जो सब स्पेस होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू के अलावा कोई भी कोसेट सब स्पेस नहीं होगा। दैट मीन्स दैट इज x प्लस डब्ल्यू इज नॉट ए सब स्पेस, इज नॉट ए सब स्पेस, नॉट ए सब स्पेस फॉर ऑल x नॉन जीरो एलिमेंट इन V। क्लियर कट बात हो गई। अगर x नॉन जीरो एलिमेंट है V का, x प्लस डब्ल्यू जिंदगी में सब स्पेस कभी नहीं हो सकता। ठीक, अब यहां तक की बातें अच्छा, ये अलग मत करो, सब एक ही में। जब आपके पास इक्विवेलेंस क्लास आ जाते तो उसके बाद क्या आता था? पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस क्लास, फिर उसके बाद क्या आता था? एक चीज जान लो, अगर अलजेब्रा में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आएगा तो थर्ड ईयर में भी मैथ छोड़ देना, फिर मैथ छोड़ देना। थर्ड ईयर मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिलेबस में पढ़ते होगे ना। अब्स्ट्रैक्ट जो गड़बड़ चीज़ें नहीं, मॉडर्न अलजेब्रा बोलता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये मत पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ मैथ पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। मेरे घर में बिना मैथ पढ़ने वाले धूमधाम से मजे में ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं मैथ पढ़ के विरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ठीक है, विरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तब मतलब आप अगले साल मैथमेटिक्स तभी पढ़ना जब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पे इतना कमांड हो कि किसी को समझा लो पढ़ा लो, तब पढ़ना, ठीक है। इक्विवेलेंट है। तो जब आप एक सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हो तो इक्विवेलेंस क्लास आता है, इक्विवेलेंस क्लास के सारे कोसेंट सेट आता है। नाउ कम टू द कोसेंट सेट। द कोसेंट सेट ऑफ एक्स टू किसके इक्विवेलेंस रिलेशन आर। कोसेंट सेट किसी सेट का किसी इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में होगा। नाउ द कोसेंट सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर, जो ऊपर आप बनाए हो इक्विवेलेंस रिलेशन उस, यहाँ एक्स लिख दियो, एक्स की जगह वी लिख दो। कोसेंट सेट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ r above डिफाइंड, वही x y फ्रॉम v क्रॉस v सच दैट x माइनस y बिलोंग्स टू w, वही वाला रिलेशन। कोसेंट सेट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r को आप कैसे डिनोट करते थे? v बाई आर, ऐसे तो लिखते थे x बाई आर, तो यहाँ v बाई आर लिखोगे,
और फिर मैं कटवाऊंगा, फिर कटवाऊंगा नहीं, थोड़ी देर बाद नोटेशन अलग दे दूंगा। ये तो द कोसेंट सेट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r, नोटेशन क्या होता था, v बाई आर ऐसे लिखते थे, x बाई आर, यहाँ x की जगह क्या है v बाई आर। होता क्या था इसमें, सारे इक्विवेलेंस क्लासेज को इकट्ठा कर लेते थे, यही तो होता था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x वेरीज ओवर v, ये तो लिखते थे सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेज, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेज, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ x के जितने इक्विवेलेंस क्लास हो सकते हैं सबको इसमें इकट्ठा कर लेते थे। कोसेंट सेट कुछ नया होता ही नहीं था, जितने इक्विवेलेंस क्लास x के थे, ठीक है, सबको आप इकट्ठा कर लेते थे, वही कोसेंट सेट होता था। यहाँ पे आपका कोसेंट सेट क्या है, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास क्या है, हियर इस प्रॉब्लम में जो ऊपर से अभी आज कर रहे हो, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास है क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x निकल के क्या आया था, x प्लस डब्ल्यू, कोसेट x प्लस डब्ल्यू, x वेरीज ओवर, मीन्स अब क्या लिखोगे, द सेट ऑफ all cosets अब ये लिख दिए, यानी यहां बिग ब्रैकेट ऑफ x ये आता है, x प्लस डब्ल्यू मीन्स कोसेट्स, तो आप क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू, यानी जितने डब्ल्यू के कोसेट्स हो सकते हैं सब आप इकट्ठा कर लिए हो। we denote it by v बाई आर से ना डिनोट करके, क्योंकि आर जब आप बना रहे हो तो आर में सबसे ज्यादा रोल किसका है, मैं बार बार बोला हूं ना कि सबसे ज्यादा रोल किसी स्टूडेंट में उसका गुरी का होता है, किसका रोल है, डब्ल्यू का, तो जिसका रोल है उसी को लॉन्च करो फिर, तो v बाई आर से ना डिनोट करके v बाई डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, we denote it by v by w, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ w, जो कि ऊपर लिख चुके हो, उसी को आप v by w से डिनोट कर दोगे आज के बाद से। 10 कहाँ बज रहा है, अरे ठीक है, तुम भी उसमें आप ही थे we denote it by v by w, इतनी देर बाद आपको v बाई डब्ल्यू जैसी चीज लॉन्च हुई, अभी v बाई इतना डिस्कशन के बाद एक वेक्टर स्पेस लिए थे, मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, एक वेक्टर स्पेस लिए थे, एक सब स्पेस लिए थे, उस सब स्पेस के सहारे एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए थे, फिर के सहारे कोसेट इक्विवेलेंस क्लास निकाले तो कोसेट्स बने, फिर सारे कोसेट को इकट्ठा कर लिए, वही आपका v बाई डब्ल्यू है, ऐसे समराइज कर सकते हो। v बाई डब्ल्यू क्या है, सारे कोसेट्स का, W के सारे कोसेट्स का कलेक्शन, W के सारे कोसेट्स का कलेक्शन, मीन्स ओवरऑल ये समझो कि V वेक्टर स्पेस है F के ऊपर और W सब स्पेस है V का मतलब V बाई डब्ल्यू जैसी चीज है, तो क्या है, W के सारे कोसेट्स का सेट, W के सारे कोसेट्स का सेट, और कोसेट्स कैसे लिखते हो, x प्लस डब्ल्यू, x वेरीज ओवर W V, ये डायरेक्टली समराइज करके अपने दिमाग में रखो, v बाई डब्ल्यू इज नथिंग बट x प्लस डब्ल्यू और x वेरीज ओवर v, ये w हमेशा फिक्स होगा, बस x वेरी करेगा। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे प्रियांशु, जितने सर v में आएंगे, बार बहुत सही बात, देखिए जितने सर v में आएंगे उतने इसमें एलिमेंट आएंगे। अभी तो ये ऑब्जेक्ट आया है, v बाई डब्ल्यू आपके पास एक ऑब्जेक्ट आया है, सेट इज द ऑब्जेक्ट, अब इस पे अलजेब्रा करनी है, अभी कुछ किए हुए है ये नहीं इतने देर में, अब इस पे अलजेब्रा करनी है, और अलजेब्रा करने के लिए आपको, अगर आप लीनियर अलजेब्रा करना है तो आपको क्या बनाना है, इसको वेक्टर स्पेस बनाना होगा, इसके लिए आपको एक वेक्टर एडिशन चाहिए, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो डिफाइन ए रिलेशन प्लस
अभी मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, डिफाइन ए रिलेशन प्लस, डिफाइन ए रिलेशन प्लस, थोड़ा मैं 5 मिनट का रेस्ट चाहूँगा, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ, क्योंकि दिन भर इतना दौड़ा हूँ।